जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप संपूर्ण मानवता के लिए प्रगति और आशा का प्रतीक है। तकनीकी चमत्कार, ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ दशकों के अनुसंधान और विकास का प्रतीक है। यह दूरबीन अपने साथ कई वैज्ञानिकों की उम्मीदें लेकर आई है, जिनका मानना है कि वेधशाला अंततः उन्हें अन्य चीजों के अलावा ब्रह्मांड की शुरुआत देखने में मदद करेगी। आइए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की जाने वाली 5 सबसे महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बात करें। अपनी विशाल क्षमता को पूरा करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपने अत्याधुनिक उपकरणों को बुलाने की आवश्यकता होगी, जो इसके मिशन को पूरा करने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। JWST 4 विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित है, जो दृश्यमान, निकट अवरक्त और मध्य अवरक्त तरंग दैर्ध्य में अवलोकन को सक्षम करेगा। 25 दिसंबर 2021 को एक सफल और सटीक प्रक्षेपण के लिए धन्यवाद। नासा ने घोषणा की कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 10 वर्षों की न्यूनतम मिशन जीवन प्रत्याशा को 2 गुना से अधिक करने के लिए पर्याप्त ईंधन होना चाहिए। नासा के अनुसार दूरबीन ने 26 दिसंबर 2021 को एक प्रमुख एंटीना को तैनात किया और परीक्षण किया। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। यह विशेष एंटीना पृथ्वी पर प्रतिदिन 2 बार विज्ञान डेटा डंप करने के लिए जिम्मेदार होगा। कुछ दिनों बाद दूरबीन ने सफलतापूर्वक अपना विशाल सूर्य कवच फहराया। सनशील्ड की 5 परतों का तनाव जनवरी 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 24 घंटे से अधिक का समय लगा। अपने सूर्य कवच की तैनाती के बाद दूरबीन ने अपने द्वितीयक दर्पण को तैनात करना जारी रखा, जिसके बाद अंततः पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की राहत के लिए प्राथमिक दर्पण को सफलतापूर्वक प्रकट किया गया। दूरबीन के लिए अगला कदम उन 18 व्यक्तिगत दर्पणों का संरेखण करना है जो इसके प्राथमिक दर्पण को बनाते हैं। नासा के मुताबिक इस जटिल प्रक्रिया को पूरा होने में 120 दिन तक का समय लग सकता है। अपने अंतिम गंतव्य तक लगभग 10 लाख मील की यात्रा करने के बाद दूरबीन वर्तमान में दूसरे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु नामक स्थान पर स्थित है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से स्थिर बिंदु हैं और दूरबीन के अपने पूरे मिशन के दौरान यहीं रहने की उम्मीद है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जाता है। दोनों अंतरिक्ष दूरबीनों की क्षमताएं अलग-अलग हैं, जबकि हबल मुख्य रूप से ऑप्टिकल और पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य में ब्रह्मांड को देखेगा। JWST मुख्य रूप से अवरक्त में ब्रह्मांड को देखेगा। इंफ्रारेड शक्तिशाली है क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पुराना प्रकाश इंफ्रारेड में पुनः स्थानांतरित हो जाता है। यह JWST को ब्रह्मांड में और अधिक गहराई तक देखने की क्षमता देता है, ऐसी वस्तुओं को देखना जो हबल के लिए निरीक्षण करना असंभव है। उदाहरण के लिए JWST हमें ब्रह्मांड की तस्वीरें लेने की अनुमति देगा जब यह केवल 100 मिलियन वर्ष पुराना था। इसके अतिरिक्त दृश्यमान प्रकाश धूल से नहीं गुजर सकता, लेकिन इंफ्रारेड गुजर सकता है। इसलिए JWST हमें अंतरिक्ष के अस्पष्ट और धूल भरे क्षेत्रों जैसे तारकीय निहारिका के माध्यम से देखने में सक्षम करेगा। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण दूर की वस्तुओं से प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे पर लंबी तरंग दैर्ध्य में स्थानांतरित हो जाता है, जिसे रेडशिफ्टेड के रूप में जाना जाता है। JWST इस अवरक्त प्रकाश का बहुत विस्तार से निरीक्षण करेगा और ब्रह्मांड के कुछ सबसे पुराने सितारों और आकाश गंगाओं पर प्रकाश डालेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि JWST सूर्य की परिक्रमा करेगा, जबकि हबल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। JWST सर्विसिंग के लिए बहुत दूर होगा, हबल के विपरीत, जिसे अंतरिक्ष शटल मिशनों द्वारा एक्सेस और सर्विस किया गया था। हाल के समय की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन का उत्तराधिकारी बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। आइए JWST द्वारा की जाने वाली कुछ खोजों पर नजर डालें। तारा प्रणालियां तारकीय निहारिकाओं के अंदर बनती हैं और अक्सर धूल से अस्पष्ट हो जाती हैं। इस वजह से तारा प्रणाली के गठन की सटीक गतिशीलता अभी भी अच्छी तरह से चित्रित नहीं की गई है। उदाहरण के लिए
हम निश्चित नहीं हैं कि हमारा सौरमंडल विशिष्ट है या असामान्य, या अधिकांश तारे समूहों में क्यों बनते हैं। वेब टेलीस्कोप हमें इन प्रणालियों के अंदर की छवि बनाने और प्रोटोप्लैनेट और प्रोटोस्टार गठन को पकड़ने में सक्षम बनाना चाहिए। यह निर्धारित करने से कि हमारा सौरमंडल विशिष्ट है या असामान्य हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिल सकती है। ईगल नेबुला के सृजन के स्तंभ सितारों के सबसे प्रसिद्ध जन्म स्थानों में से कुछ हैं। तारे गैस के बादलों में आ जाते हैं और जैसे जैसे तारे बढ़ते हैं उनके द्वारा डाला जाने वाला विकिरण दबाव कोकूनिंग गैस को उड़ा देता है, जिसे अन्य तारों के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ न हो। हालांकि गैस के अंदर देखना मुश्किल है। JWST की अवरक्त आंखें गर्मी के स्रोतों को देखने में सक्षम होंगी, जिनमें इन कोकून में पैदा होने वाले तारे भी शामिल हैं। इसके अलावा दूरबीन के अवलोकन से शोधकर्ताओं को उन जटिल तरीकों को समझने में मदद मिलेगी जिसमें तारे बनाने वाले क्षेत्र के भीतर युवा तारे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और तारे कैसे विकसित होते हैं और अपने द्वारा उत्पादित भारी तत्वों को वापस अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। जारी होने के बाद तत्वों को सितारों और ग्रहों की नई पीढ़ियों में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और वेब का डेटा बताएगा कि ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। ब्रह्मांड के अस्तित्व के पहले कई 100 मिलियन वर्ष रहस्य में डूबे हुए हैं। काले पदार्थ के प्रभाव मंडल के संघनन से पहले तारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी, इसके बारे में हमारे मॉडल में उनकी पुष्टि या गलत साबित करने के लिए अवलोकन संबंधी डेटा का अभाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक ब्रह्मांड केवल इंफ्रारेड में दिखाई देता है। छवि के लिए JWST के पैमाने की दूरबीन की आवश्यकता होती है। इन अवलोकनों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके हम इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे कि ब्रह्मांड में पहले सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, जिसका हमारे ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से डार्क मैटर के महान रहस्य के संबंध में। यह जानना कि बिग बैंग के तुरंत बाद पहले तारे कब बने और यह समझना कि उन्होंने पहली आकाश गंगाओं के निर्माण खंडों का निर्माण कैसे किया, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्न है और JWST के प्राथमिक विज्ञान लक्ष्यों में से एक है। हम जानते हैं कि जीवन और आधुनिक तकनीक के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, सिलिकॉन और सोना अंततः प्रारंभिक सितारों में बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमें इसकी अच्छी समझ नहीं है कि यह कैसे हुआ। आकाश गंगाओं को देखना यह देखने का एक उपयोगी तरीका है कि पदार्थ विशाल पैमाने पर कैसे व्यवस्थित है, जो बदले में हमें संकेत देता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। आज हम जो सर्पिल और अंडाकार आकाश गंगाएं देखते हैं वे अरबों वर्षों में विभिन्न आकृतियों से विकसित हुईं और JWST का एक लक्ष्य उस विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रारंभिक आकाश गंगाओं पर नजर डालना है। वैज्ञानिक यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आज दिखाई देने वाली आकाश गंगाओं की विविधता कैसे मिली और आकाश गंगाओं के बनने और एकत्रित होने के वर्तमान तरीके कैसे मिले। JWST हमें बड़े एक्सोप्लैनेट की सीधे छवि लेने और कई अन्य ग्रहों की स्पेक्ट्रोस्कोपी रीडिंग लेने में सक्षम करेगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक्सोप्लैनेट वायुमंडल की रासायनिक संरचना निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। यदि इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन है तो रासायनिक तत्वों के अनुपात में संभावित बायोसिग्नेचर हो सकते हैं जो भू रासायनिक रूप से सामान्य से भिन्न हैं। हम विदेशी जीवन के इन बायोसिग्नेचर का पता लगा सकते हैं, खासकर पास के ट्रैपिस्ट-1 जैसी प्रणालियों में। हम टाइटन और यूरोपा के चंद्रमाओं पर JWST घुमाकर घर के करीब भी ऐसा कर सकते हैं। 20 साल से भी पहले जब JWST की पहली योजना पर चर्चा हो रही थी, तब हमारे सौर मंडल के ग्रहों के अलावा कोई भी ग्रह झांत नहीं था। तब से खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा में अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है। JWST अवलोकन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके वायुमंडल के अध्ययन के लिए समर्पित होगा। JWST की तरंग दैर्ध्य कवरेज विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट वायुमंडल में अणुओं और अंतरिक्ष से कम अवरक्त पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जो इसे पृथ्वी आधारित दूरबीनों पर काफी लाभ देती है।
अंतिम लक्ष्य पृथ्वी के समान एक ग्रह खोजना है, लेकिन इसके लिए परिस्थितियों के बहुत भाग्यशाली संयोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे सौर पड़ोस में दुर्लभ होने की संभावना है और मूल तारे की तुलना में बहुत कमजोर हैं। सबसे अधिक संभावना है JWST हमारे सौर मंडल में बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गजों या यूरेनस और नेपच्यून के समान बर्फ दिग्गजों का अध्ययन करेगा। हाल ही में ब्रह्मांड विज्ञानियों ने ब्रह्मांड के विस्तार की दर के विभिन्न मापों में विसंगतियां पाई हैं। इस विसंगति को हबल तनाव के रूप में जाना जाता है और यह स्थानीय आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की माप करने और नोट्स की तुलना करने से उत्पन्न होती है। लेकिन स्थानीय माप की सटीकता धूल से विशेष रूप से अस्पष्ट हो जाती है, जिसे JWST संबोधित कर सकता है। नए अधिक सटीक मापों के साथ खगोलविद सीखेंगे कि क्या यह विसंगति नई भौतिकी को इंगित करती है या बस एक माप त्रुटि है। यह ज्ञात है कि प्रत्येक आकाश गंगा के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल होता है, लेकिन हम अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि ये राक्षस वास्तव में कैसे बने। हमारे वर्तमान सिद्धांत भविष्यवाणी करते हैं कि पहले तारे ढहकर इन दानवों का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि वे इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए, जिससे अविश्वसनीय रूप से चमकीले क्वासर बन गए, जिन्हें हम 13 अरब साल बाद भी देख सकते हैं। JWST को हमें पीछे मुड़कर देखने और उनकी मूल कहानी खोजने में सक्षम बनाना चाहिए। इतने सारे आकर्षक कार्यों के साथ हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के बारे में कौन से रहस्य खोजेगा। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया इसे देखें, जो ल्यूवायर मिशन के बारे में बात करता है, जिसके JWST का उत्तराधिकारी होने की उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि JWST हमें विदेशी जीवन खोजने में मदद करेगा?